Hi friends, good morning. Today we continue our next point of our fourth lesson, Indian economic development. Don't waste time other discussion. Let's start a 20-point program. What is the 20 point program? What is the purpose of 20-point program? 20-point program का मतलब क्या है, ये क्यों शुरू की गई? हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक है, इसके पहले हमने हमारे 5th ईयर प्लान के बारे में डिस्कशन किया। 5th ईयर प्लान के बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कशन किया। इनमें जो प्रोग्राम रन किए गए, इनमें जो पॉलिसी चली, इनमें जो प्रोग्रेस के एक लेवल थे, ये लेवल कितने परसेंट अचीवमेंट हुए और कितने परसेंट अचीवमेंट हुए नहीं, इनमें हम कितने सक्सेस हुए और कितने अनसक्सेस हुए, इन बातों पर डिस्कशन करके आगे की डेवलपमेंट, न्यू पॉलिसी के लिए हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम हमारे देश में स्टार्ट किया। भारत को अधिक सक्सेस करने के लिए, हमारे इंडिया को अधिक डेवलपमेंट के लिए ये 20 पॉइंट प्रोग्राम हमारे इंडिया में योजना बनाई गई। ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑन 1 जुलाई 1975। डेट याद रखो, 1 जुलाई 1975 and resolve to make efforts toward a rapidly becoming development nation। देश को तेजी से ग्रोथ करने के लिए, देश को तेजी से डेवलप करने के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया गया। नेक्स्ट, द मेन प्रोविजंस ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलोज। 20 पॉइंट प्रोग्राम में कौन से प्रोविजन थी, क्या क्या योजनाएं थी, इसके बारे में देखेंगे। नंबर 1, लैंड सेलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चरल। तो जो गवर्नमेंट के अखत्यारित में, गवर्नमेंट के अंडर जो जमीन है, ये जमीन एग्रीकल्चरल के लिए बेचना और ये जमीन शहरीकरण यानी सिटीज के लिए बेचना, ये पॉलिसी बनाई गई। उसके बाद इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर, सबको एक समान वाटनी डिस्ट्रीब्यूशन, और सब जो कामगार है, मजदूरदार वर्कर्स है, इनको मिनिमम वेजेस यानी कीमान वेतन आयोग, कीमान वेतन, इनको मिनिमम वेजेस देने की उन्होंने योजना बनाई। फ्रीली बॉन्डेड लेबर, कोई लेबर किसी के बंधन में नहीं रहेगा, वो फ्री जॉब कर सकता है, कहीं पे काम कर सकता है। इसके लिए इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, और भारत में ज्यादा से ज्यादा हम वाटर सेव करके रखे, कंजर्वेट करके रखे, इसके लिए उन्होंने वाटर कंजर्वेशन स्कीम ये 20 पॉइंट प्रोग्राम में ऐड की। ऐसे प्रोग्राम कौन से देश के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। 2 नंबर का है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री नेशनल ट्रेनिंग स्कीम ऑफ फ्रीलिंग बॉन्डेड लेबर। वर्कर जो है ना, ये हमारे देश के जो डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, उसी के साथ साथ इस लेबर को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने की सुविधा बनाई गई, उसका नाम दिया नेशनल ट्रेनिंग स्कीम। इसमें बहुत सारे लेबर को ट्रेनिंग देके उनको अच्छी पेमेंट पर जॉब के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये बनाई गई। 3rd नंबर का प्रोविजन है हमारा प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशंस, इकोनॉमिक क्राइम एंड स्मगलिंग। भारत देश में जो स्मगलिंग और क्राइम है, इन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा के, इस टैक्स के वजह से देश के डेवलपमेंट में इस टैक्स का उपयोग करना, यूज करना। और 4th नंबर का पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज एंड कमोडिटीज। हमारे जरूरती की जो चीजें हैं, खान पान के डेली यूज में आने वाली जो चीजें हैं, उसके प्राइस कांस्टेंट करना, पूरी इंडिया में एक कांस्टेंट करना, इसको फिक्स करना, इसके बारे में ये प्रोविजन बनाई गई। इंप्रूवमेंट्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भारत के जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसको हम सामान्य आदमी के लिए जो आने वाला जो हिस्सा है, इसके बारे में भी उन्होंने डेवलपमेंट की, इसको इंप्रूवमेंट करने का काम किया। और 5th नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस 20 पॉइंट प्रोग्राम का, इंप्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारे भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े की जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को ग्रोथ करना, बढ़ाना, ज्यादातर लोगों को इनमें जॉब मिलना चाहिए, इस इशू को लेकर उन्होंने काम शुरुआत किया। बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, हैंडलूम यानी जो गृह उद्योग, हस्तकला उद्योग जो है ना, इनको हैंडलूम बोलते हैं, हैंडलूम सेक्टर। वेविंग लोन्स यानी जो उलन के काम करते हैं ना, हाथ से सिलाई वगैरह करके, उसको भी इम्प्रूव करना। कॉटेज इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना, उसी के साथ साथ स्मॉल वर्कर
स्मॉल वर्कर सेक्शन को इम्प्रूवमेंट करना, हाउसिंग, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्कूल एंड मिड डे मील। ये जितनी चीजें जो है मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन की योजना स्कूल से करना, स्कूल में डेवलपमेंट करना, स्कूल में जो बेसिक चीजें गवर्नमेंट जितने स्कूल है उन स्कूल को बेसिक चीजें जो लगती है वो प्रोवाइड करना, लिटरेसी का प्रमाण बढ़ाना, टोटल टाइप बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हाउसिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हाउसिंग के लिए लोन देना, आदि सब बातों पर ये 20 पॉइंट प्रोग्राम में काम किया गया। शॉर्टली मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे हम इश्यूज ऑफ वर्कर। जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर थे, इन वर्कर के क्या प्रॉब्लम थे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। The first textile mill was started in Mumbai on 11 July 1851 by कावासजी दवर। कावासजी दवर ने पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में मुंबई में स्टार्ट की 11 जुलाई 1851 कावासजी दवर। एक्चुअली a mill started in दादर प्यारेल भाक्याला शिवडी प्रभादेवी एंड वरली। दिस पार्ट केम टू नोन एज गिरगांव टाउन। ये गिरगांव जो मुंबई का गिरगांव इलाका है, इसमें उन्होंने फर्स्ट टेक्सटाइल मिल स्टार्ट की कावासजी दवर ने। In 1980, the increases unrest among workers due to the economic conditions in other sectors। बाकी के सेक्टर में लोगों को थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिलता था, लेकिन टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले जो लोग थे इनको पैसा कम मिलता था। तो इकोनॉमिकल इशू को लेकर उन्होंने फर्स्ट टाइम सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा अलग सा है। इन 1980s increasing unrest among worker was due to economic condition। इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर है, इसमें अनरेस्ट की स्थिति निर्माण हुई। अनरेस्ट यानी अशांतता, यानी उनके बेसिक नीड्स उसमें फुलफिल होते नहीं थे। जो इंडस्ट्री से उनको इंक्रीमेंट, इंडस्ट्री से जो उनको पेमेंट मिलती थी उससे उनकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं होते। इसके लिए उनके वो इंडस्ट्री को लेकर वो अनरेस्ट थे, असंतोष था उनके दिल में, अशांतता थी उनके दिल में। आगे चल के ये जो अनरेस्ट है ये आगे चल के बड़े इशू में कन्वर्ट हो गया। दे वेर ऑल्सो गेटिंग अ मोर अमाउंट एज बोनस। वो क्या चाहते थे, ज्यादा पैसों की पेमेंट की मांग करते थे। ऑल्सो दीपावली आदि कुछ वेकेशंस के बोनस के भी मांग करते थे। दे वेर गेटिंग अ मोर फैसिलिटी देन द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। और टेक्सटाइल में काम करने वाले जो वर्कर्स है इनको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता, 12-12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती। इसके लिए उन्होंने ज्यादा पैसे की, ज्यादा पेमेंट की मांग की वर्कर ने। इन द दिवाली ऑफ 1981 द वर्कर एक्सपेक्टेड to get the bonus of 20%। the राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ which was negotiations with the employees agree upon 8 to 17 bonus without taking the workers into confidence। जो बाकी के मिल है वो किसी भी कंडीशन का यूज न करते हुए 8 to 17% बोनस देने की शुरुआत की। तो दीपावली के पर्व पर जो टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले वर्कर थे, इन्होंने भी 20% बोनस हमें दीपावली के वेकेशन पर मिलना चाहिए। इस इशू को लेकर उन्होंने एक यूनिटी बनाई, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ बनाया। इसकी वजह से उन्होंने उनकी डिमांड की मांग की। धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारे मांग करने पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उनकी मांग पूरी नहीं की। द कट इन द बोनस प्रूव्ड टू बी द काउज ऑफ अनरेस्ट। उन्होंने अशांतता से काम लिया, इसके लिए उनका बोनस कट कर दिया गया। अपॉन 8 to 70% बोनस विदाउट टेकिंग वर्क इन कट कर दिया। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, सम वर्कर्स वेंट टू डॉक्टर दत्ता सामंत। वहां के एक दत्ता सामंत बड़े लीडर थे, कुछ कामगार दत्ता सामंत के पास गए। उनको जाकर उन्होंने दत्ता सामंत के पास उन्होंने विनती की, क्या, दे आस्क्ड हिम टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप। वर्कर्स ऑफ 65 मिल्स केम टुगेदर एंड द दत्ता सामंत लेड द स्ट्राइक। उस दत्ता सामंत को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। हमारे फैक्ट्री के खिलाफ हमें जो वेतन मिलता है वो ठीक नहीं मिलता, हमें जो इंक्रीमेंट मिलती है, हमें जो बोनस है वो मिल रहा नहीं, उसमें कपात हो गई। इसकी वजह से हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसके आंदोलन के आप लीडर बनो, वो आंदोलन को लीड करो, ऐसे उन्होंने कहा। तो ये आंदोलन करते करीबन कितने थे, 65 मिल, 65 मिल के लेबर थे। नियर अबाउट इनका जो आंकड़ा है वो 50,000 के आसपास है।
On 18 January 1982, 2.5 lakh workers, sorry, ज़्यादा है. On 18 January 1982, 2.5 lakh workers went on strike. 2,50,000 वर्कर, इनको लीड कौन कर रहे हैं? दत्ता सामंत. दत्ता सामंत इनको लीड कर रहे हैं. तो इन्होंने इतने बड़े 2,50,000 मिल वर्कर ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत बड़ा स्ट्राइक किया. स्ट्राइक यानी संप किया. गिरगांव मिल स्टॉप रनिंग, मेक इट सीम लाइक अ मुंबई हर्ड स्टॉप ट्रॉम्बिंग. तो देखो बात क्या हुई, ये इतने सारे सब मुंबई गिरगांव इलाकों में जितने सारे मिल्स थे, 65 के आसपास मिल थे, ये सभी मिल्स के कामगार स्ट्राइक पर चले गए. इसके लिए पूरी की पूरी मिल कंप्लीटली बंद हो गई. ऐसा एक टाइम लग रहा था कि बॉम्बे का हार्ट बंद हो गया है, हार्ट फेल हो गया है, ऐसे लग रहा था. क्यों? बॉम्बे जो मुंबई सिटी है ये इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है. सभी इंडस्ट्री बंद होने के बाद में जो पूरा रेवेन्यू का जो मेन रोल्स है ये बंद हो गया था. ऐसा लग रहा था कि बॉम्बे का हार्ट बंद हो गया है. इस तरह से द चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बैरिस्टर AR एंटोनी सेट अप अ कमिटी टू सॉल्व दिस इशू. इस इशू को सॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने एक कमिटी स्टैब्लिशमेंट की, AK एंटोनी कमिटी. लेटर बाबा साहेब भोसले became the chief minister of the Maharashtra state. He instead that the per law he would like to talk only with the Rashtriya Mill Rozgar Mazdoor Sangh. Dr. Datta Samant demanded that law be revoked. तो दत्ता सामंत ने जो डिमांड्स की थी उस डिमांड को सॉल्व करने के लिए कमेटी स्टैब्लिशमेंट की. महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बाबा साहेब भोसले बने. इन्होंने अच्छी तरह से इस जो संघ था मजदूर संघ, इसका नाम है राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, इसके डिफरेंट टाइप के इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कोशिश की. इन बिगिनिंग द स्ट्राइक वर्कर्स रिसीव हेल्प फ्रॉम देयर नेटिव विलेजर्स. इट वाज आल्सो नॉट वेरी डिफिकल्टी फॉर देम टू हेल्प ईच अदर. देखो ये जो संप करने वाले इतने सारे लोग हैं, 2,50,000 लोग हैं. इतने सारे लोगों के परिवार की समस्या भी आने खड़ी हो गई. किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा था, कामगार नहीं, कुछ नहीं. इसके लिए फिर इनके जो ग्रामीण भाग में इनके रिलेटिव है, ये रिलेटिव उनको हेल्प करने की कुछ टाइम पर कोशिश की. कुछ 4 दिन 15 दिन 20 दिन उनके खान पान के उन्होंने व्यवस्था की. लेकिन आगे चल के जो शहरी भागों में जो काम करने वाले मजदूर है, इनके प्रॉब्लम के लिए अभी इशू बन गया. तो आगे क्या होता है, एज द स्ट्राइक dragged on, the efforts were made to split the street workers rank. Even the strike completely 6 months, the central government completely ignore it. तो ये स्ट्राइक जो था ना, ये कम दिन के लिए नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 8 दिन, 1 महीना नहीं, करीबन 6 महीने के लिए स्ट्राइक रहा. सभी इंडस्ट्री और मिल जो है ना ये स्टॉप हो गई थी. अभी ये क्या बोलते हैं उसका, स्टारवेशन की स्थिति में सब पीपल आ गए थे 6 महीने में. अभी क्या करेंगे, ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी. ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी. इन्होंने इस पर स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन लेने के लिए काम करना शुरू कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. आगे आगे क्या होता है देखेंगे. द 6 months द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर इट. द वर्कर स्टार्टेड द जेल भरो एजिटेशन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया. इसके लिए यहाँ के जितने सारे वर्कर है ना, 2,50,000 से ज्यादा वर्कर, इन्होंने जेल भरो आंदोलन किया. जेल भरो आंदोलन जिसको बोलेंगे हम जेल भरो एजिटेशन. इन September 1982, 1.5 lakh workers to march on the legislative assembly of the Maharashtra state. तो 2.5 लाख लोग इन्होंने बहुत बड़ा मार्च निकाला. और ये मार्च हमारे महाराष्ट्र के विधान भवन जो है ना, वहां पर उन्होंने उनका मार्च निकाला, वहां पर उन्होंने उनका मोर्चा लगाया. It didn't help at all. The strike completely a year. This was the first strike have gone on the 4 years. तो ये आंदोलन जो है ना 6 महीने तक भी रुका नहीं. आगे चल के इतना रन हुआ तो ये इतिहास में इसका नाम हो गया कि ये 2.5 लाख लोगों का आंदोलन 1 वर्ष तक चला रहा. ये किसके खिलाफ था? ये इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री के खिलाफ था. और ये कि करीबन 2 लाख से भी ज्यादा 2.5 लाख लोग अनएम्प्लॉय हो गए इसकी वजह से. एज polyester had come into greater demand than cotton cloth, the sale of mill cloth had already got affected. The mills moved from the Mumbai at Surat in Gujarat.
और यहाँ के जो पॉलिस्टर कॉटन की इंडस्ट्री थी ये अभी यहाँ पर बंद रहने की पोजीशन आ गई। इसके लिए ये जो इंडस्ट्री है ये मुंबई से गुजरात को मूव हो गई। इंडस्ट्री वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई, वहाँ पर सेटअप की गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज 13 टेक्सटाइल मिल, और 13 टेक्सटाइल मिल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनलाइज का अधिकार दिया, राष्ट्रीयकृत कर दिया उनको, उन 13 इंडस्ट्री को। जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो इस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट आगे 13 टेक्सटाइल मिल को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर्स डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इश्यूज, और इस तरह से फिर वो नेशनलाइज होने की वजह से नेशनल गवर्नमेंट ने उनकी भर्ती वगैरह करना शुरू कर दिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अभी देखेंगे हम लास्ट पॉइंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, कौन है? द ईयर 1991 इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आफ्टर 10th जनरल इलेक्शन PV Narasimha Rao became to a minister, prime minister of India, with Dr. Manmohan Singh as फाइनेंस मिनिस्टर। ही अडोप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जब नया इलेक्शन हुआ 1991 में, तब PV नरसिम्हा राव हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे इंडिया में लाई। हमारे इंडिया के हर तरह के इशू सॉल्व करके इकोनॉमिकल रेट को 6.5 से भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में उस टाइम के इकोनॉमिक मिनिस्टर जो अर्थमंत्री थे मनमोहन सिंह, और उसी के साथ PV नरसिम्हा राव, इन दोनों ने मिलकर पूरे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। आगे का वीडियो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।